Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 20th of July 2022, Wednesday. Motivation of the day is always do your best. What you plant now, you will harvest later. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। और इसी के साथ हम पेज नंबर 6 और 7 के भी बहुत सारे आर्टिकल कवर करेंगे, क्योंकि आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने पेज नंबर 6 और 7 पर केवल और केवल इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड न्यूज़ कवर करी है या उसकी एनालिसिस करी है। तो उसको हम डिटेल मैनर में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। रुपी ब्रीचेस 80 पर डॉलर फॉर फर्स्ट टाइम। मंगलवार को फाइनली इंडियन रुपी ने 80 पर डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया, जैसा कि एक्सपर्ट एंटिसिपेट कर रहे थे। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया। ये पहली बार हुआ है कि जब इंडियन रुपी इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है कि 80 रुपी पर डॉलर के रेट तक पहुंच गया है। हालांकि आरबीआई के कुछ इंटरवेंशंस के बाद आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इमीडिएटली इंटरवेंशन किया, जैसे इंडियन रुपी 80 के मार्क पर पहुंच गया। तो आरबीआई के कुछ इंटरवेंशन के बाद इंडियन रुपी ने कुछ ग्राउंड जो है वो रिकवर किया और अप्रॉक्सीमेटली 79.95 पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ। सो बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन and persistent sale of dollars by exporters, the rupee recouped all losses to close at 79.95 और मंडे को यही क्लोज 79.98 था। तो कल जो इंडियन रुपी थोड़ा सा रिकवर करके क्लोज हुआ 79.95 पर, जबकि मंडे को यही क्लोज 79.98 था। और उसका रीज़न आरबीआई का इंटरवेंशन और एक्सपोर्टर्स और जो डीलर्स हैं वो कंसिस्टेंटली डॉलर सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिकवरी इंडियन रुपी में देखने को मिली। और अगर इस ईयर की बात करें तो इस ईयर अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपी 7.01% तक डेप्रिशिएट हो चुका है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेप्रिशिएशन इन एनी ईयर इन द केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हालांकि इससे पहले भी इंडियन हिस्ट्री में कई बार डेप्रिसिएशन इंडियन रुपी में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, बट दिस टाइम जो 80 रुपी का मार्क क्रॉस किया है इंडियन रुपी ने अगेंस्ट यूएस डॉलर, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेप्रिसिएशन एवर। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो इंडियन रुपी है वो वेल मैनेज चल रहा है, आरबीआई प्रॉपरली इंटरवेंशन कर रही है, and in comparison to the other emerging market currency Indian rupee is performing well, और कोई बहुत ऐसा वरी करने की सिचुएशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आई है। लेकिन अगर हम एक्सचेंज रेट चार्ट को देखें तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपी सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही डेप्रिशिएट कर रहा है या अदर करेंसीज के साथ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अदर करेंसीज से अगर कंपेयर करें इंडियन रुपीज़ को, तो ब्रिटिश पाउंड, जापानीज़ येन, यूरो, इन सब के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो जो अदर डेवलप कंट्रीज़ की या अदर डेवलप इकोनॉमीज की करेंसी हैं उनके कंपैरिजन में इंडियन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है, बट इट इज़ ओनली द डॉलर against which Indian currency is depreciating, and this situation has made the import in these currencies cheaper compared to the dollar, as per the Economic Affairs Secretary Mr. Ajay Seth। तो डेफिनेटली अगर डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है तो डॉलर कॉस्टली है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इन करेंसीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या इन करेंसीज़ में एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स इन करेंसीज़ में डील करना ज़्यादा पसंद करेंगे, मोर इम्पॉर्टेंटली इंपोर्टर्स, क्योंकि ये करेंसीज़ जो हैं वो सस्ती पड़ रही हैं इंपोर्टर्स को। हालांकि एक्सपोर्टर्स पर करेंसी डेप्रिसिएशन का, इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के पेज नंबर 6 और 7 में इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन का डिफरेंट सेक्टर्स पर डिफरेंट रीजंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है इसका डेफिनेटली एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर। और अगर उसके फाइनेंसेस, उसके रिवेन्यू कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो वेलफेयर में हो, चाहे वो सब्सिडीज़ में हो, वो सब इम्पैक्ट करेगा। और अगर ये सारे
रीज़न इम्पैक्ट करते हैं, सारे सेक्टर इम्पैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द जीडीपी और द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. While the rupee breached the psychologically significant 80 per dollar mark on Tuesday, but as per the currency trader, as per the currency dealer, confluence of factors had lent support to the currency. And this is the currency trajectory. Indian rupee has strengthened against some major currencies except US dollar. तो अगर हम US डॉलर को छोड़ दें तो उसके अलावा जो अदर डेवलप इकोनॉमीज हैं उन सब की करेंसीज में इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है. दैट कैन क्लियरली बी सीन फ्रॉम दिस टेबल. तो जो ये ब्लू लाइन है दैट इंडिकेट्स द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड इंडियन रुपी. दिस येलो लाइन इंडिकेट्स द exchange rate between euro and Indian rupee, and this red bar indicates the exchange rate between Indian rupee and pound. And these are the implication of this high exchange rate जो कि पेज नंबर 6 और 7 में डिटेल मैनर में कवर किया गया है. इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं. तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ जो कि पेज नंबर 6 पर दी हुई. रुपी फॉल मे हिट गवर्नमेंट फाइनेंसेस विद बलूनिंग सब्सिडी बिल. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है इट विल इम्पैक्ट द गवर्नमेंट फाइनेंसेस. कैसे इम्पैक्ट करेगा गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को? थ्रू हायर सब्सिडी बिल. Even as a higher inflation possibly increase the government revenue as well. But जो सब्सिडी बिल है वो उस पर इमीडिएटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. रिवेन्यू कलेक्शन लेटर ऑन समझ में आता है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कितना बड़ा, बट जो सब्सिडी बिल है उस पर इमीडिएट बर्डन समझ में आएगा. और जिस तरीके से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ, this erosion in Indian rupee will definitely add on the import bill. क्योंकि क्रूड ऑयल और फर्टिलाइज़र पर गवर्नमेंट का ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है. अगर आपको पता हो तो क्रूड ऑयल पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन भी दिए हैं और क्रूड ऑयल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इंपोर्ट कमोडिटी है. फर्टिलाइज़र की बात करें तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए. तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, क्योंकि अब सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट पर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट बिल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो इम्पैक्ट करेंगे. Because of a very high portion of our subsidies is on fertilizer and petroleum product, and global shortage of fertilizer has already kept the price at a rise level as per the few economic experts. A depreciation of Indian rupee will actually work as a icing on cake. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. लिटिल रिलीफ ऑन द कार्ड फ्रॉम द हाई ट्रेड डेफिसिट. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंपोर्ट बिल इंक्रीज होंगे हमारे. क्यों? क्योंकि हम क्रूड ऑयल अगर देखें, गोल्ड को देखें या फर्टिलाइज़र्स की बात करें हम, या अदर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन सब के केस में अब जो इंपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, तो जो इंपोर्ट बिल हैं वो इंक्रीज़ होंगे सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए. लेकिन दूसरे साइड कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है अब चूंकि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो डेफिनेटली जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाएगा. कई बार हमने इकोनॉमिक के कंसेप्ट में पढ़ा भी होगा कि जब कभी भी इंडियन रुपी या डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो उससे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो चीप हो जाता है, वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में. तो इस केस में भी यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, और अगर सस्ता हो जाएगा तो उसके जो डिमांड है, उसमें जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे. हालांकि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है इकोनॉमिस्ट का, उनका ये कहना है कि भले ही रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, लेकिन प्राइस इन इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ
crude oil and gold would mean limited the relief on the trade deficit. इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ट्रेड डेफिसिट पर देखने को नहीं मिलेगा. एक्सपोर्ट इंक्रीज तो करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे इम्पोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बिल भी इंक्रीज करेंगे. तो ट्रेड डेफिसिट जो हम सोच रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इम्पोर्ट बिल उससे ज़्यादा रेशियो में, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे. And if you have remember, we have discussed that in the month of June, Indian economy has clocked a record $26.2 billion trade deficit. और इसीलिए एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो शायद हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा नैरो डाउन हो. बट एक्सपोर्टर्स ने और इकोनॉमिस्ट ने क्लियर कर दिया कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट पर देखने को नहीं मिलेगा. थोड़ा बहुत रिलीफ दिख सकता है प्रोवाइडेड दैट अगर इन कमोडिटीज़ के इंपोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी. और इस न्यूज़ में ये कहा गया कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जब जब इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर, उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया की ग्रोथ साइकिल पर देखने को मिला है. और कैसा इम्पैक्ट? नेगेटिव इम्पैक्ट. इट मीन्स जैसे जैसे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है, वैसे वैसे इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ साइकिल होती है वो स्लो डाउन हो जाती है एज पर द हिस्टोरिकल डेटा. और इस बार भी जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ के फॉर्म में देखने को मिलेगा इन केस ऑफ जीडीपी. तो जो इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 की, हो सकता है वो फोरकास्ट से कम या एंटिसिपेशन से कम जीडीपी इंडिया इस बार रजिस्टर करे बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपी. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इम्पोर्ट बिल बढ़ेंगे, हमारे गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट करेंगे, डिमांड इम्पैक्ट करेगी, मनी सप्लाई इम्पैक्ट करेगी. तो डेफिनेटली ऑल दीज फैक्टर्स मे लीड्स टू slow down in growth cycle of Indian economy, more specifically for financial year 23. तो हिस्टोरिकल जो डेटा है या हिस्टोरिकली कर देखा जाए तो देर इज़ अ निगेटिव कोरिलेशन, देर इज़ अ निगेटिव आर between the exchange rate and economic growth and corporate sector growth in the country. तो जो R होता है, R stands for correlation. तो एक निगेटिव कोरिलेशन है एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ में. तो अगर एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, ऐसा हिस्टोरिकली डेटा एनालिसिस कहता है. और अगर एक्सचेंज रेट जो है बढ़ता है, यानी जो करेंसी अगर अप्रिशिएट करती है या रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो उस समय हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉल करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ है जो वो फॉल करती है एज पर द हिस्टोरिकल डेटा. तो इस बार भी यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से इंडियन रुपी वीक हो रहा है, दैट मे लीड्स टू वीकर जीडीपी ग्रोथ. So this is the graphical representation of this concept. Weak rupee, weak GDP growth, depreciation hits the INC growth. तो depreciation जो हो रहा है ये इंडियन जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, उनकी ग्रोथ भी इम्पैक्ट करेगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही है, पेज नंबर 7 पर दी हुए. फॉरेक्स डेफिसिट टू हर्ट आईएनसीज मार्जिन. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहा है इंडियन रुपी, उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर क्लियरली विजिबल होगा. यही सेम न्यूज़ इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी कवर करी गई है. करेंसी डेप्रिसिएशन में लार्जली हिट द साइक्लिकल सेक्टर सच एज मेटल, माइनिंग, कैपिटल गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. पहली बात तो ये कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनकी मार्जिन पर, उनके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा. दूसरा ये कि हर सेक्टर का पर इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी ऑफ और डिग्री भी इम्पैक्ट की वेरी करेगी. कुछ कुछ सेक्टर के लिए डेप्रिसिएशन पॉजिटिव है और मोस्ट ऑफ द सेक्टर के लिए जो डेप्रिसिएशन है दैट इज निगेटिव. तो इम्पैक्ट का टाइप भी वेरी करेगा, डिग्री और इंटेंसिटी भी वेरी करेगी. बट ओवरऑल अगर कॉर्पोरेट्स इंडिया में आईएनसीज की अर्निंग देखें तो इंडियन रुपी में डेप्रिसिएशन की वजह से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं ये इम्पैक्ट करेंगी. जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी का जो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी और इम्पोर्ट्स एक्सीड देयर एक्सपोर्ट रेवेन्यू और रेवेन्यू इन फॉरेक्स.
और अगर BSE 500 कंपनीज का पिछले साल का डेटा हम देखें तो इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर BSE 500 कंपनीज एक्सक्लूडिंग द बैंक्स एंड NBFCs एंड इंश्योरेंस सेक्टर, अगर BFSI सेक्टर को एक्सक्लूड कर दें, इसके अलावा जो भी BSE 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, दे हैव रिपोर्टेड कंबाइंड फॉरेक्स एक्सपेंसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ₹12.3 ट्रिलियन against the forex earning of around ₹10 ट्रिलियन। और जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, डेफिनेटली जिस 12.3 ट्रिलियन इज गोइंग टू increase, and this will hurt the corporate margins and profitability in the forthcoming quarters, that is quarter 3 and quarter 4 of financial year 23। और इंडियन INCs के केस में फॉरेक्स रिवेन्यू और एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 21.6% सेल कॉन्स्टिट्यूट करता था। डेफिनेटली अगर इतना ह्यूज शेयर है फॉरेक्स का इंडियन कॉरपोरेट्स की अर्निंग्स पर, उनकी सेल पर, तो डेफिनेटली अगर इंडियन रुपी ऊपर नीचे कुछ भी फ्लक्चुएट करेगा, उसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कॉरपोरेट्स अर्निंग पर देखने को मिलेगा, यही एक्सपर्ट्स का कहना है। और इस केस में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करेंगे वो साइक्लिकल नेचर की जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल, माइनिंग्स, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन कंपनीज पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं, सर्विसेज सेक्टर जैसे कि IT sector, tech industry, that may see some profit because of this currency depreciation। तो इस न्यूज़ को भी हम यहीं कवर करेंगे। इंडियन IT सर्विसेज टेक इंडस्ट्री टू गेट अ लेग अप। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि साइक्लिकल सेक्टर्स जो हैं वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, बट कुछ इंडस्ट्री, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इस करेंसी डेप्रिसिएशन से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे या इसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। कौन कौन से सेक्टर? IT इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऐसी दो इंडस्ट्री हैं जिसका जो बिगेस्ट गेनर के फॉर्म में सामने आएंगे बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो कंपनीज हैं दे मोस्टली अर्न इन US डॉलर एंड अदर फॉरेन करेंसीज, क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स, अगर आप देखें इंडिया की जो IT सर्विसेज हैं या टेक सर्विसेज हैं, इनमें जो भी सेल होती है, मोस्ट ऑफ द जो इनकी सेल होती है दैट विल डिपेंड ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली US। तो US जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है IT सेक्टर में और टेक सेक्टर में, जिसकी वजह से डॉलर अगर डेप्रिशिएट करो तो डेफिनेटली दे विल अर्न मोर एंड मोर इंडियन रुपी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें $1 पर 80 रुपये मिलेंगे अगर वो एक्सचेंज करती हैं। $1 पर जिस पे उन्हें पहले 70 रुपये या 65 रुपये मिलते थे, अब उसी सेम डॉलर पर, उसी सेम अर्निंग पर उन्हें 80 रुपये मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। So definitely that will hit their earnings, their margin, their profit। तो IT सेक्टर, टेक इंडस्ट्री जो हैं वो इस डेप्रिसिएशन की वजह से उनमें एक रिवेन्यू हिट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी, एक और ट्रिक भी यहाँ पर है कि US डॉलर तो हिट कर रहा है, तो ऐसी कंपनीज जो कि US डॉलर में अर्न कर रही हैं उनका प्रॉफिट तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसी IT कंपनीज, ऐसी टेक कंपनीज जो कि GBP, यूरो, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अर्न कर रही हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज एक्सेप्ट US डॉलर, इंडियन रुपी इज अप्रिशिएटिंग, चाहे वो यूरो हो, येन हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, GBP हो, उन सब में इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज जिनके ऑर्डर, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर यूरोपियन कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से आते हैं, उनकी अर्निंग श्रिंक करेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है उनके केस में। इट इज़ ओनली USD और इट इज़ ओनली US डॉलर जिसके केस में इंडिया जो है, इंडियन करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर रही। तो ऐसी कंपनीज जो कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस USA से कर रही हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस करेंसी डेप्रिसिएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI हाइक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू 12%। सिंस कपल ऑफ ईयर्स गवर्नमेंट और RBI जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को, RRBs को रेगुलेट करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए बहुत सारे मेजर ला रही है। और अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने कई मेजर्स डिस्कस भी किए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको प्रॉफिटेबल करने के लिए, वहाँ से फ्रॉड हटाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए थे, फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ले करके ऑपरेशनल लेवल तक।
अब रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, माइंडेड स्टूडेंट, इज वर्ल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है CAR, उसको इंक्रीज कर दिया है अप टू 12%। पहले ये कितना था? पहले ये 9% था। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है, अब उन्हें 12% का CAR इंश्योर करना पड़ेगा रादर देन 9%। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसको 9% से बढ़ा करके 12% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों कर दिया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये CAR क्या होता है। इसको हम CRAR भी कई जगह पढ़ा हुआ या लिखा हुआ पाते हैं, चाहे वो CAR हो चाहे वो CRAR हो। तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो ये बताता है कि बैंक्स जो है वो कितने रिस्क में है, कितने इंसॉल्वेंसी के रिस्क में। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अगर आपको ये बताऊं तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल टू इट रिस्क, की बैंक के पास कितना कैपिटल है कि बैंक अपने रिस्क को मैनेज कर ले। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड asset ratio, CRAR. So basically it is a ratio of bank's capital to its risk weighted assets and current liabilities. This ratio is utilized to secure the depositors and boost the efficiency and stability of the financial system all over the country. तो ये जो CAR और CRAR रेशियो है, ये बताता है कि बैंक्स के पास क्या इतना कैपिटल है कि आगे आने वाले टाइम में बैंक्स अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर पाएगा, बैंक्स अपने रिस्क वेटेड असेट्स को कवर कर पाएगा कि नहीं। लायबिलिटीज़ बैंक के लिए क्या होती हैं, कई बार डिस्कस किया है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक्स में, उनको प्रॉपर इंटरेस्ट रेट टाइमली देना, और जब भी वो अपने पैसे की रिटर्न बैक डिमांड करें तो उनके पैसे, उनकी डिमांड को ऑनर करना। ये बेसिकली बैंक्स की ड्यूटी होती है, बैंक्स की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या बैंक के पास हमेशा इतना कैपिटल मौजूद है कि जब कभी भी डिपॉजिटर्स बैंक से अपना डिपॉजिट वापस लेना चाहें तो बैंक्स के पास क्या इतना कैपिटल, इतना पैसा है कि वो उस डिपॉजिट को ऑनर कर पाए, अपने जो promises थे उसको ऑनर कर पाए कि whenever depositor will demand his or her money, the bank will return it back with certain percentage of interest rate. तो बेसिकली यही होता है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको समझाया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या कैपिटल एडिक्वेट है बैंक के पास इन ऑर्डर टू मीट आउट द रिस्क एंड लायबिलिटीज दैट आर associated with the bank's operation. And there is proper formula for calculating the CAR. How we can calculate the CAR? Simply, CAR can be computed by dividing the total capital of the bank with aggregate risk weighted assets for credit risk, operational risk, and market risk. So this is the simplest formula for calculating the CAR. We are not going into very much detail of this formula or this calculation. Basically capital को मेजर किया जाता है अगेंस्ट द ऑल रिस्क वेटेड असेट्स, जिसमें कैपिटल क्रेडिट रिस्क भी आता है, ऑपरेशनल रिस्क भी आता है और मार्केट रिस्क भी आता है। तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेट करता है किसी भी बैंक की, और ये बताता है कि कोई भी बैंक कितना फाइनेंशियली साउंड है अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। डेफिनेटली डिपॉजिटर कभी भी उस बैंक में डिपॉजिट करना नहीं पसंद करेंगे जिसका CAR लोअर होगा, या ऐसे बैंक जहां हमें पता नहीं है कि हम पैसा जमा कर रहे हैं हमें वापस मिलेगा अभी फ्यूचर में कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली एज अ डिपॉजिटर वी डू नॉट वांट टू डिपॉजिट इनटू दोज टाइप्स ऑफ बैंक्स। और इसीलिए बेसल हो चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, वो टाइम टू टाइम CAR की लिमिट बताते रहते हैं। तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि अब एक ज़्यादा प्रोपोर्शन का कैपिटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रखें इन ऑर्डर टू मीट आउट द रिस्क, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस देखने को मिले हैं, डिपॉजिटर्स का पैसा उन्हें वापस भी नहीं मिला, एंड दैट इज़ वाई RBI हैज़ इंक्रीज दिस 9% लिमिट टू 12%। अब ये ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे डिपॉजिटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, जिनका पैसा कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा है।
या किसी भी अदर तरह के मार्केट और क्रेडिट या ऑपरेशनल रिलेटेड रिस्क के लिए ज़्यादा कुशन अवेलेबल होगा कोऑपरेटिव बैंक्स के पास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि बेसल 3 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना आइडल CAR है बैंक्स के लिए। फिलहाल के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये 12% कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इट हैज़ प्रोवाइडेड अ ग्लिश पाथ टिल March 2026 to meet the revised CAR norm in phase for UCBs that don't meet the current requirement of 12%। हालांकि टीयर 1 जो बैंक हैं उनके लिए अभी भी 9% का ही CAR है। कौन कौन से ऐसे बैंक जिनका जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ तक का है, उससे ज़्यादा नहीं है, ये उन्हीं के लिए ऐसे यानी बड़े बैंक, क्योंकि ये ज़्यादा डिपॉजिटर्स को कवर करते हैं। बड़े बैंक हैं जिनका जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ से ऊपर का, तो डेफिनेटली वो बड़े बैंक हैं, उनके स्टेक होल्डर डिपॉजिटर्स ज़्यादा हैं, तो उनको सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे गवर्नेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो जो ऐसे बैंक जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से नीचे का, उनके लिए अभी भी जो CAR है वो 9% ही रखा है। अब ये टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 4 क्या है, तो बेसिकली एक पैनल था जो कि हेड किया था NS विश्वनाथन ने, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर, जो कि सेटअप हुआ था फरवरी 2021 में। और इस पैनल ने रिकमेंडेशंस दी थी कि UCBs को CRAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बेसिस पर, डिपॉजिटर्स और लेंडर्स के बेसिस पर उन्हें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ अ पैनल हेडेड बाय NS विश्वनाथन, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर। और उसके बाद से RBI ने एक स्टेटमेंट में सिंपल 4 टीयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था फॉर डिफरेंशिएटेड regulatory prescription to strengthen the financial soundness of the existing UCBs। तो UCBs की financial soundness के अकॉर्डिंग, CAR के अकॉर्डिंग इनको इस तरह के टीयर्स में डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली टीयर 2 UCBs कौन से हैं, विच डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ एंड अप टू 1000 करोड़। टीयर 3 UCBs with deposit of more than 1000 crore up to 10,000 crore। And final year, that is tier 4, consists of the banks with deposit exceeding 10,000 करोड़। तो टीयर 1 में 100 करोड़ से नीचे के, टीयर 2 में 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट, टीयर 3 में 1000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ तक के डिपॉजिट्स, और टीयर 4 में 10,000 से ऊपर के डिपॉजिट्स के UCBs आते हैं। और उनके अकॉर्डिंग, इसी डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन भी RBI टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। तो माइंडेड, इस बार जो RBI ने रिविजन किया है CAR में, दैट इज नॉट फॉर टीयर 1, दैट इज फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड टीयर 4। तो ऐसे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जो UCBs हैं, अब उनको 12% CAR मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट इज about the recent changes in UCB's governance। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 8 of business standard। there is a fear of Lanka crisis spillover, says जयशंकर। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कई बार कि जिस तरीके से श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है और इंडिया के लिए मैंडेटरी है कि इंडिया श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे असिस्टेंट दे, हेल्प प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर श्रीलंका में ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुई, क्राइसिस की सिचुएशन, तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ नेबर कंट्री ऑफ श्रीलंका। और अभी तक इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $3.8 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट श्रीलंका को दे चुका है। और इस असिस्टेंट के बाद इंडिया हैज़ बिकम द बिगेस्ट डोनर इन केस ऑफ श्रीलंकाज असिस्टेंस। इसके अलावा भी इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया जो आइलैंड नेशन है उसको कंटिन्यूअस हेल्प प्रोवाइड करेगा और फैसिलिटेट करेगा श्रीलंका का एंगेजमेंट विद अदर मल्टीलेटरल फंडिंग बॉडीज इंक्लूडिंग IMF फोरम में भी इंडिया जो है वो श्रीलंका के हेल्प के लिए जाएगा और श्रीलंका की हेल्प को फैसिलिटेट करेगा, जिससे कि श्रीलंका को प्रॉपर जो हेल्प है वो डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसीज डिफरेंट कंट्रीज से मिल सकें। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली ये सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन श्रीलंका में जल्दी ही रिजॉल्व नहीं हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को भी इन सारे फ्रंट्स पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्यूजी हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो
in the form of political consequences hai. That is why in order to avoid this spillover effect, India is trying all hard to help the Sri Lanka through different फोरम्स, और इसके लिए कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं जहां पर इंडियन फिशरमैन के इशू को लेकर के भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि श्रीलंका की वजह से अराइज हो रहे हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है। हालांकि फिशरीज से लेकर के लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है श्रीलंका का, हम उसको अभी फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए कई बार मीटिंग्स भी हो रही हैं। इंडिया ने कमिट किया है कि इंडिया विल हेल्प द श्रीलंका इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस in order to avoid the consequences on India also. अब देख लेते हैं some other news clips. PM defense GST hike on essential. A day before yesterday, जो GST टैक्स एग्जम्पशन लिस्ट में चेंजेस हुए थे, जीएसटी टैक्स रिवीजन हुए थे, वो सब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और उसके बाद से कई फोरम से क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इस टाइम पे ड्यूरेशन में, जबकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, इस समय जीएसटी रेट हाई करना, एग्जम्पशन लिस्ट को रिड्यूस करना, ये अच्छा डिसीजन नहीं था। हालांकि जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस जीएसटी हाइक को रैशनलाइज बताया और कहा इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और ये ज़रूरी था। अगर मास कमोडिटीज़ कंजप्शन आइटम्स की बात करें, जैसे कि पल्सेस, व्हीट, राइस, फ्लोर, कर्ड, दे विल नॉट अट्रैक्ट द 5% जीएसटी व्हेन सोल्ड लूज। ये तभी 5% जीएसटी अट्रैक्ट करेंगे जब इनमें ब्रांड का नाम होगा और ये पैकेज्ड होंगे। तो अपोजिशन मेंबर्स से, अपोजिशन पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। उसी के बाद से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पर क्लैरिफिकेशन दिया। लेट अस सी ये डिसीजन आगे कितना फ्रूटफुल साबित होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया वल्नरेबल टू प्राइस वोलेटिलिटी, मूडीज। तो मोदी ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ को वार्न किया है। किस लिए वार्न किया है? मूडीज़ का कहना है कि जिस तरीके से फूड और एनर्जी प्राइसेस वोलाटाइल हो रहे हैं, दैट वोलाटाइल फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इन एशिया पैसिफिक रीजन बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स, these situation will continue to disrupt the supply and raise the cost of the agriculture products, especially cereals, vegetables, oils, as well as fertilizer एज एन अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स, जिसकी वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इमर्जिंग एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, चाहे फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने इन कंट्रीज़ को वार्न किया है कि जो वोलाटाइल सिचुएशन चल रही है फूड और एनर्जी प्राइसेस की, इस पर आप नज़र रखें, बिकॉज दीज कंट्रीज़ आर हाईली वल्नरेबल्स टू दिस प्राइस चेंजेस, प्राइस फ्लक्चुएशन। इसका रीज़न भी साइट किया है। ऐसा क्यों मोदी ने किया कि इन्हीं कंट्रीज़ को वार्न किया है? बिकॉज दीज कंट्रीज़ हैव हायर वेइंग ऑफ एनर्जी एंड फूड प्राइजेस इन देयर सीपीआई। अगर इन कंट्रीज़ का सीपीआई देखा जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाए, तो एनर्जी और फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा भी फ्लैक्चुएशन इन कंट्रीज़ के सीपीआई को शूट अप कर देगा। एंड दैट इज़ वाई मूडीज़ हैज़ वार्न दीज कंट्रीज़ दैट दीज कंट्रीज़ आर हाईली वल्नरेबल टू द प्राइस वोलेटिलिटी। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फूड और एनर्जी 55% वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन केस ऑफ सीपीआई। सेम trend is with Thailand, Philippines and Vietnam. That is why these countries are being warned कि अगर ऐसा जिस तरह से फ्लक्चुएशन चल रहे हैं तो ये फ्लक्चुएशन आपकी सीपीआई को इम्पैक्ट करेंगे, आपके एग्रीकल्चर इनपुट को इम्पैक्ट करेंगे। डेफिनेटली इट विल हैव द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन, क्योंकि ये कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड भी है, तो सीरियल, वेजिटेबल्स, ऑयल, इन सब के प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मूडीज़ ने वार्न किया ये कंट्रीज़ तैयार रहें आगे अपने आने वाले फ्लक्चुएशंस और चैलेंजेस के लिए, और तैयार रखें अपना रोड मैप इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लेबर यूनियंस स्टेप अप प्रोटेस्ट ओवर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन CPI 7 का मार्क क्रॉस कर चुका है इंडिया में, और उसके बाद से जो ट्रेड यूनियंस हैं, स्पेशली सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, दैट इज एफिलिएटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इज सेट टू स्टार्ट आ सामूहिक जागरण ड्राइव दैट विल बिगन फ्रॉम August 1। और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पर्टिकुलर जो लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, यही केवल जा रही है प्रोटेस्ट पे। अदर ट्रेड यूनियन जैसे कि INTUC,
AITUC, BMS, इस तरह की ट्रेड यूनियन भी बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोटेस्ट प्लान कर रही हैं अगेंस्ट द राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो लेट अस सी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एजिटेशन का। फिलहाल के लिए ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन अगर एजिटेशन पर जाएंगी तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी अगर फॉल करेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो दैट में फर्दर लीड टू सप्लाई डिस्ट्रप्शन, और वो फिर से इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है अगर ये टाइम पर रिजॉल्व नहीं होता या लार्ज अमाउंट में ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियंस जो है वो स्ट्राइक पर जाती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.